हेलो प्यारे बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हमने आपकी बुक के यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड सभी एग्जाम्पल किए थे, साथ ही बुक के एक्सरसाइज 1.1 के पहले 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। आज के इस लेक्चर के इस सेशन में हम एक्सरसाइज 1.1 को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लर्न समथिंग। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें कहता है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर, यानी कि आर्मी की कंटिजेंट में कितने मेंबर हैं? 616 मेंबर हैं। कंटिजेंट मेंबर वुड बी 616 इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। आर्मी का जो बैंड है उसके पीछे उसे मार्च करना है, जो कि आर्मी के बैंड में मेंबर है 32 मेंबर्स, and it have to march behind the army band in a parade. The two groups are to march in the same number of column. दोनों ग्रुप के नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, तो सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। और क्या बोला इसने? और बोलता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके का है जैसा क्वेश्चन आपने स्वीट सेलर वाला किया था। आपने परेड बहुत सारी देखी होगी आर्मी की, तो एक बैंड होता है, उसके पीछे एक कंटिजेंट होता है जो कि कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जैसे ये आपका बैंड होगा और इसके पीछे एक कॉन्टिजेंट चलेगा आर्मी मेंबर्स का, और ये एक मार्च पोस्ट को सल्यूट करते हुए आगे चलते हैं। तो हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है कि इनके कॉलम्स, यानी ये वाली कॉलम्स मैक्सिमम कितनी हो सकती है, और हर कॉलम में दोनों आर्मी बैंड और कंटिजेंट के लिए नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। यानी अगर ये 4 है कॉलम्स, तो पीछे वाले आर्मी कंटिजेंट में भी 4 बैंड होने चाहिए, 4 कॉलम होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि कॉलम से यहाँ पे मतलब है कि ये लाइंस जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये लाइन को पिक करना है। सेम नंबर ऑफ कॉलम का क्या मतलब होता है? सेम नंबर ऑफ कॉलम का ये मतलब है बच्चों कि जो 2 ग्रुप हैं उन दोनों ग्रुप को वो कॉलम डिवाइड कर सके। यानी कि मान लीजिए आप कहते हैं कि आपको सिर्फ 2 में चलाना है, 2 रोज में चलाना है, तो आप देख सकते हो कि 2 रो में चलाएंगे तो बैंड में हर रो में 16 मेंबर आ सकते हैं। इसी तरीके से 616 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो वो मेरे पास आर्मी कंटिजेंट के नंबर आ जाएंगे हर कॉलम में। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में करना क्या है कि कॉलम का मतलब समझना है। सेम नंबर ऑफ कॉलम का क्या मतलब है? मतलब एक ऐसा नंबर निकाल के लेके आना है जो दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर सके, यानी कि एक कॉमन फैक्टर निकाल के लेके आना है। जैसे मैंने स्वीट सेलर वाले क्वेश्चन में किया था, कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर जो आएगा वो इन दोनों वैल्यूज को 666 एंड 32 को डिवाइड कर सकता है। दूसरी चीज जो इसमें कंडीशन दी थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताना है, यानी कि हाईएस्ट कॉलम कितने बन सकते हैं। अब जब ये वाली टर्म इंट्रोड्यूस हो जाती है, ये वाली कंडीशन इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो आपको कॉमन फैक्टर को हाईएस्ट निकाल के लेके आना है। दैट मीन्स आपको एचसीएफ वैल्यू फाइंड आउट करना है। और अब आपका क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि आपको प्रोसीड कैसे करना है। आपको एचसीएफ वैल्यू निकालनी है 616 एंड 32 की। आपको यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी पता है, बिल्कुल उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। स्टेप 1 यानी कि हायर वैल्यू को डिविडेंड बना देते हैं और लोअर वैल्यू को डिविजर बना देते हैं। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करूंगा रफ में, यानी कि डिवाइड करके देखूंगा तो 19 टाइम्स तक ये डिवाइड हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। रिमाइंडर आएगा 8। मुझे हर स्टेप के लास्ट में क्या चेक करना होता है कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 है या नहीं है। तो हमारे फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 नहीं है, दैट मीन्स स्टेप 2 में जाना ही पड़ेगा। स्टेप 2 में मुझे क्या करना है? लास्ट स्टेप के डिविजर को नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड बनाना है, लास्ट स्टेप के रिमाइंडर को नेक्स्ट स्टेप में डिविजर बनाना है। और अब की बार देखेंगे कि 4 टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, दैट मीन्स रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी स्टेप में रिमाइंडर 0 आया तो इसी स्टेप के डिविजर को उठाना है, गलती नहीं करेंगे, क्वोशिएंट नहीं उठाएंगे। इसी स्टेप के डिविजर को उठाना है 8 और उसी को बोल देना है एचसीएफ होगा 616 एंड 32। तो आपका जो नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फॉर्म हो सकते हैं वो 8 कॉलम फॉर्म हो सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे 4 ही दिखाए हैं, ऐसे 8 कॉलम बनेंगे। आप देख भी सकते हो अगर 8 कॉलम बनेंगे तो जो आर्मी बैंड है उसके हर कॉलम में 4 मेंबर्स होंगे। और इसी तरीके से अगर कंटिजेंट का निकालना है तो 616 डिवाइड बाई 8 करके देखेंगे 77 मेंबर आएंगे।
तो आपका क्वेश्चन वैसे सिर्फ यहाँ पे कॉलम निकालने तक ही था, पर आगे क्वेश्चन अगर प्रोसीड होता है तो आप ये भी बता सकते हैं कि हर कॉलम में बैंड के 4 मेंबर आएंगे, जबकि आर्मी कंटिजेंट के हर कॉलम में 77 मेंबर आएंगे। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड का डिवीजन लेमा यूज करना है आपको टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि अब की बार पहली बार आपको स्क्वायर का बताना है, स्क्वायर ऑफ व्हाट, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो किस टाइप की फॉर्म बनेगी आपको बताना है। कौन सी फॉर्म बनेगी? Tm एंड 3m+1। तो यानी कि आपको बताना है कि ये 2 फॉर्म ही बनेगी अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा एक डिफरेंस आया जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, लेकिन हम फ्लो वही रखते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है, हमें एक ही चीज़ पता है अभी तक, वो है यूक्लिड की डिवीजन थ्योरम, ADT लिखा है मैंने शॉर्ट में। वो क्या कहता है बच्चों आपको कि कोई भी 2 नंबर A और B हो तो A = BQ + R की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, वेयर R की रेंज क्या होगी? R की रेंज बच्चों 0 से लेके लेस देन डिविजर, यहाँ पे मेरा डिविजर B है तो लेस देन B। आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन के हिसाब से देखना है। क्वेश्चन में जो A रिक्वायर्ड है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, स्क्वायर करना है, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप में करूंगा। तो A को मैं सबसे पहले मान लेता हूं कि इट इज पॉजिटिव इंटीजर। चलिए जी, आगे क्या देखना है, B की वैल्यू कुछ अज्यूम करनी है, क्वेश्चन की तरफ देखना है। क्वेश्चन 3 की फॉर्म चाहता है तो मैं B को 3 ही अज्यूम कर लेता हूं। मैं B को 3 रखता हूं तो A वुड बी इन दिस इक्वेशन, A वुड बी 3Q + R। ठीक है बच्चों, अगर मैंने ये फॉर्म बना ली तो मेरे पास R की एक रेंज आ जाती है, दिस इज फ्रॉम 0 to लेस देन 3। दैट मीन्स R की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती। R की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 0, 1 एंड 2। तो R की 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, 0, 1 एंड 2। तो मैं तीनों वैल्यूज के साथ केस स्टडी कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं केस 1 ले रहा हूं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में किया था बच्चों, बिल्कुल उसी तरीके से प्रोसीड करना है। इफ R = 0, सबसे पहला केस, दैट मीन्स आपकी जो इक्वेशन है उसके अंदर R = 0 पुट करूंगा। इक्वेशन विल टर्न आउट A = 3Q। अब बच्चों ध्यान से देखना है कि कोई भी इंटीजर होता है Q, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3Q फॉर्म बन रही है। तो आपका जो ये वाला फॉर्म है ये बिल्कुल आपका ऊपर वाला फर्स्ट फॉर्म बन रहा है 3m, यानी कि आपको क्वेश्चन में बोला गया था m इज इंटीजर और यहाँ पे मैंने लिया है q इज इंटीजर। तो बेसिकली ये 3m फॉर्म ही है, आगे जाके हम देखेंगे। लेकिन अभी आपको a का पता लगा है, हमें क्वेश्चन में करना क्या है, स्क्वायर निकालना है इसका। यानी हमने अभी तक a की फॉर्म लिखी है, स्क्वायर की फॉर्म भी देख लेते हैं बच्चों। a स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करना है तो a² वुड बी 9q², 9q² बन जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 को बाहर निकालना है, तो मैं बिल्कुल वैसे ही आगे चल रहा हूँ। 3 को कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा 3q²। अब आपको फिर से एक एनालिसिस करना है कि q अगर मेरा कोई इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर करता हूँ तो इंटीजर वैल्यू निकल के आएगी। कोई भी इंटीजर सोचिए, उसका स्क्वायर कीजिए, हमेशा इंटीजर बनेगा, कोई और डेसिमल वैल्यू नहीं बन सकता। और उस इंटीजर को एक इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट भी इंटीजर ही बनेगा। दैट मीन्स मेरा 3q² पूरा एक इंटीजर है, तो क्यों ना उसे मैं एक नया इंटीजर अज्यूम कर लूँ विच विल बी m। तो m इज माई इंटीजर हुज वैल्यू इज 3q²। अगर मैंने m ये अज्यूम कर लिया है तो इस इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, a² वुड बी 3 टाइम्स ऑफ m। 3q² की वैल्यू मैंने m पुट कर दी तो a² इज 3m। तो मेरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अब निकल के आ गया कि 3m के जो है वो a² को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो मैंने देख लिया। चलिए केस 2 को भी देख लेता हूँ। मेरे पास 3 केस हैं, तीनों को एक एक करके देख लूँगा। केस 2 यानी r की वैल्यू = 1, दैट मीन्स आपकी इक्वेशन विल टर्न टू a = 3q + 1। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पे रुकना नहीं है क्योंकि आपको क्वेश्चन ने बोला है स्क्वायर निकालना है। दैट मीन्स जैसा आपने पिछले स्टेप में किया था, स्क्वायर निकालेंगे। a² वुड बी = 3q + 1 का होल स्क्वायर।
बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मैथमेटिकली पता होना चाहिए। इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत आसान है, मैं उसी फॉर्मूले को यूज करके इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर को। इट वुड बी 3q का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a is 3q and b which is 1। तो ये फॉर्मूले को मैंने ऐसे एक्सपेंड कर दिया। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग। मैं क्या चाहता हूं कि मैं 3 को इन दो टर्म से, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से कॉमन लेके बाहर ले लूंगा और जो मेरी कांस्टेंट टर्म है उसे लास्ट में रखूंगा। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, देखो ऐसा करने से अगर मैंने 3 को कॉमन ले लिया तो फर्स्ट वाली टर्म मेरी बन गई 3q स्क्वायर। 3 का स्क्वायर था, मैंने एक 3 बाहर ले लिया। इसी तरीके से जब मैंने यहाँ से 3 कॉमन लिया तो मेरे पास अंदर क्या बचा, 3 तो बाहर ले लिया तो 2q, सिर्फ क्या बचा 2q। और जो मेरा कांस्टेंट टर्म है मैं उसे एंड में रखूंगा, कांस्टेंट टर्म को एंड में रखूंगा। इसका फायदा क्या हुआ बच्चों, फायदा ये हुआ कि जो आपका ब्रैकेट टर्म है उसका एनालिसिस करके देखिए। q इज अ इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज इंटीजर, multiply by any integer is integer. Similarly for this term also q is integer and multiply by an integer would be integer. जब ये दोनों टर्म इंटीजर होगी तो इनका सम करने पे भी इंटीजर ही बनेगा, कोई डेसिमल एक्सपेंशन नहीं बन सकता। तो बिल्कुल पिछले वाले स्टेप की तरह मैं एक नया इंटीजर अज्यूम कर लूंगा m, और m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो देखूंगा कि आंसर कैसा बनेगा 3m। वहाँ पे m की वैल्यू बच्चों ये पूरी आपको लिखनी है 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3m प्लस 1 बन गया। यानी कि m की वैल्यू इस केस में क्या होगी, पूरी 3q स्क्वायर प्लस 2q। उस m की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा, आंसर बन जाएगा 3m प्लस 1। तो आपने देखा कि मेरा फाइनली केस 2 में भी a स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन बना वो 3m प्लस 1 बना, यानी कि 3m प्लस 1 बना। तो बच्चों लास्ट केस यानी कि केस 3 में मुझे क्या करना है, केस 3 के अंदर बची हुई वैल्यू r की पुट करनी है, यानी r इक्वल्स टू 2 पुट करना है। r इक्वल्स टू 2 पुट करूंगा मैं मेरी इक्वेशन के अंदर, तो a वुड बी 3q प्लस 2। और मुझे करना क्या है, जैसा मुझे क्वेश्चन ने बोला है कि मुझे a का स्क्वायर चाहिए, तो मैं a स्क्वायर वुड बी, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर किया तो राइट हैंड साइड में भी आप स्क्वायर कीजिए, यानी कि 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखिए। ऐसा लिखेंगे तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर टर्म नजर आएगा और उसका स्क्वायर खोलना आपको आता है। इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से खोल देता हूँ आपके लिए। a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a एंड b। खुल गया बच्चों। मैं इसे एक्सपैंड करने से पहले अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहता हूँ। देखिए मैं चाहता क्या हूँ, मैं फिर से बिल्कुल केस 2 की तरह चाहता हूँ कि मैं 3 को किसी तरीके से कॉमन लेके आ पाऊँ। देखिए इस टर्म से 3 आ सकता है, इस टर्म से भी 3 आ सकता है, जैसे हमने पिछले केस में किया। लेकिन अब जो ये कांस्टेंट टर्म है बच्चों, ये 2 का स्क्वायर इज 4, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि एक 4 3 में भी छुपा हुआ है। यानी अगर मैं 4 को 3 प्लस 1 लिख दूँ तो मैं वहाँ से भी एक 3 कॉमन ले सकता हूँ। तो हमें वही करना है बच्चों। यहाँ से आपको 3 लेना तो आता है, चलिए एक बार मैं इसको एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ कि 9q स्क्वायर बनेगा वो, प्लस एक बार मैं इन दोनों टर्म को एक साथ लिखता हूँ, कांस्टेंट को लास्ट में रखूँगा, 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। मैं 4 को एज इट इज नहीं लिखना चाहता, उसमें से भी 3 को कॉमन लेना चाहता हूँ मैं, तो मैं 4 को लिख रहा हूँ 3 प्लस 1। बच्चों आगे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको यही करना है, जो टर्म आपको कॉमन लेनी है कांस्टेंट को भी उसमें बाइफरकेट कर देना है, यानी कि कांस्टेंट को भी उसमें तोड़ देना है। तो अब मैं देखूंगा कि मैं इन 3 टर्म्स में से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म में से 3 को कॉमन ले सकता हूँ। तो 3 को कॉमन ले लेता हूँ, 3q स्क्वायर, पहली टर्म से 3q स्क्वायर बचा, दूसरी टर्म से क्या बचेगा बच्चों, 2 इंटू 2 4 एंड q, यानी कि 4q बचेगा। थर्ड टर्म से क्या बचेगा 1, और इसी तरीके से लास्ट कांस्टेंट था, मैंने उससे कुछ कॉमन भी नहीं लिया था तो वो 1 एज इट इज बाहर ही पड़ा है। अब बच्चों पिछले केसेस की तरह आपको फिर से देखना है, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, ये पूरा टर्म इंटीजर, ये पूरा टर्म इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स इज इंटीजर। तो क्यों ना मैं उसको एक नया इंटीजर अज्यूम कर लेता हूँ, जैसे मैं पिछले केसेस में करता था। मैं m को इस बार क्या अज्यूम कर रहा हूँ, पूरा ये वाला टर्म, यानी कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 मैंने पूरा अज्यूम कर लिया, जो कि m की वैल्यू होगी। m की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा, इट विल बी 3
टाइम्स m प्लस 1। तो आपने देखा फिर से मेरे पास पिछले केस की तरीके की टर्म बन गई जो कि मुझे क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो मैंने तीनों केसेस देख लिए और तीनों केसेस में दो टाइप के फॉर्म बना। आखिरी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके का है, बस आपको जो स्क्वायर दिया गया था क्वेश्चन 4 में उसकी जगह क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर निकालना है और उसको रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 फॉर्म। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि लास्ट क्वेश्चन में आपने तो स्क्वायर किया था, अब की बार क्यूब करना है। फ्लो कुछ वैसा ही रहने वाला है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपका क्वेश्चन। सबसे पहले जो हमें बात पता थी वो थी यूक्लिड की डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड की डिवीजन थ्योरम मैं किन्हीं दो नंबर के लिए लिख सकता हूँ, a वुड बी इक्वल्स टू b टाइम्स q प्लस r। यहाँ पे r की रेंज क्या होगी बच्चों, 0 से लेके लेस देन डिविजर मेरा b है तो मैं लेस देन b लिखूंगा, b भी नहीं होगी वैल्यू उसकी। अब मैंने इस इक्वेशन को तो स्टेट कर दिया, अब मुझे वैसे ही क्वेश्चन की तरफ देखना है और क्वेश्चन को देखते हुए अपना ये फॉर्म को कन्वर्ट करना है। तो a को फिर से वही अज्यूम करना है, a वुड बी व्हाट, एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्यूब स्क्वायर जो भी है वो आपको बाद में करना है, पहले a को पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम कर लेना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, b की वैल्यू आपको पुट करनी है, अज्यूम करनी है। अब मैंने जितने भी अभी इससे पहले क्वेश्चन कराए थे उसमें b की एग्जैक्ट वैल्यू उठा के वही रख दी थी जो क्वेश्चन में दिया गया था, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोच के देखता हूँ कि मैं b की अगर वैल्यू 9 पुट कर दूँ तो मेरे पास जो रिमाइंडर के पॉसिबल केसेस बनेंगे वो 0 से लेके 8 तक सभी बनेंगे। यानी कि मुझे टोटल केसेस कितने बनाने पड़ेंगे बच्चों, टोटल केसेस हो जाएंगे 9 और इतना लंबा क्वेश्चन चला जाएगा कि 3 घंटे तो इसी क्वेश्चन में लग जाएंगे आपको सॉल्व करने में। तो उसी को शॉर्ट में करने के लिए हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल जजमेंट लेना पड़ेगा, वो ये कि हमें आगे जाके क्यूब तो करना ही है। तो क्यों ना हम एक ऐसा नंबर लें जिसके क्यूब करने के बाद 9 आने लग जाए। तो बच्चों अगर मैं b की वैल्यू 3 पुट कर देता हूं तो आप देखोगे कि 3 का जब क्यूब होगा तो 27, उसमें से 9 एक फैक्टर निकल के आ सकता है। और ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि मेरे पास r की जो रेंज आई वो 0 से लेके लेस देन 3। दैट मीन्स r की जो वैल्यूज होगी वो इधर 0 और 1 और 2। अब देखिए मेरे पास सिर्फ 3 ही केस बनेंगे, 0, 1 एंड 2। अब मेरे पास नंबर ऑफ केसेस भी कम हो गए और कैलकुलेशन पार्ट भी बहुत कम हो जाएगा। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, बिल्कुल जैसे आपको पहले बताया था, आपको केसेस बनाने हैं। सबसे पहले मैं केस 1 बनाता हूं बच्चों। केस 1 में आपको क्या करना था, रिमाइंडर की वैल्यू 0, तो रिमाइंडर की वैल्यू रखी 0, यानी कि जो आपकी इक्वेशन थी a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इसमें b की वैल्यू 3 रख दी थी मैंने, a वुड बी 3q प्लस आर। तो अब मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में आपके लिए r की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। तो r की वैल्यू 0 पुट करने पे मेरी इक्वेशन बन जाएगी a would be 3q बिकॉज r 0 है। लेकिन आपको a से मतलब नहीं है, आपको क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर निकाल के लेके आना है। तो मैं दोनों साइड में क्यूब लगा देता हूं। तो क्यूब लगाने के बाद क्या आएगा बच्चों, a क्यूब वुड बी 3q का होल क्यूब, और 3q का होल क्यूब होता है 3 टाइम्स 27q क्यूब। अब बच्चों यहाँ से हम देख रहे हैं कि 27 में से 9 कॉमन ले सकता हूँ मैं और उसको लिख सकता हूँ 3q क्यूब। और ये जो पूरा टर्म है q, ये एक इंटीजर है, q का क्यूब भी जो बनेगा वो इंटीजर होगा, और किसी भी इंटीजर को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर टर्म ही बनता है। तो q नाम में इस पूरी टर्म को यानी कि 3q क्यूब को m अज्यूम कर लेता हूँ। m वुड बी व्हाट, 3q क्यूब। जब मैंने ऐसा किया बच्चों तो मैं m की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ और मेरे पास a क्यूब आ जाएगा 9 टाइम्स m। तो आपके क्वेश्चन का जो पहला फॉर्म था वो मेरा बन गया है 9m। अब दूसरा फॉर्म बनाना है तो मुझे केस 2 यानी कि सेकंड केस की तरफ जाना होगा। करना क्या है, फिर से r की वैल्यू 0 में रख चुका हूँ, r की वैल्यू को 1 रखूँगा। r की वैल्यू 1 रखते ही मेरी मेन इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, a वुड बी इक्वल्स टू 3q प्लस 1। और क्योंकि मुझे a से मतलब नहीं है, क्वेश्चन ने मुझे कहा है क्यूब लेके आना है, तो मैं करूँगा दोनों साइड में क्यूब, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा a का क्यूब और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। बच्चों आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। मैं एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ, x यहाँ पे मेरा 3q है और y मेरा यहाँ पे 1 है। तो देखिए बच्चों,
ए क्यूब वुड बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब यानी 3q का क्यूब, y क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, प्लस 3xy, 3 इंटू एक्स कितना है मेरा 3q, y कितना है मेरा 1, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा x प्लस वाई यानी कि 3q प्लस 1। अब बच्चों आपको इस बड़े टर्म को खोलना नहीं है, अंदर मल्टीप्लाई करके पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको एक यूनिक सिंगल टर्म मान सकता हूं। देखो बच्चों यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई मेरे पास, एक तो ये वाली टर्म, एक ये सिंपल जो कांस्टेंट वैल्यू है ये, और एक ये वाली टर्म। मुझे करना क्या है, जो q के साथ आ रही है बड़ी बड़ी टर्म उसमें से 9 कॉमन लेने की कोशिश करनी है, और जो कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू 1 ही है तो मैं 1 को सबसे लास्ट में लिख दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन 2 टर्म्स को एक साथ लेके आ रहा हूँ और 1 को लास्ट में रख रहा हूँ, और साथ ही मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों टर्म में से 9 कॉमन ले लेता हूँ ताकि मुझे 9 जो है बाहर मिल जाए। तो मैं पहली टर्म से अगर 9 कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, क्योंकि ये 3 का क्यूब है दैट मीन्स 27 है, तो अंदर बचेगा 3q क्यूब। पहली वाली टर्म से 9 कॉमन ले लिया, तो चलो एक साथ ही कॉमन ले लेते हैं हम। दूसरी वाली जो टर्म थी यानी जो पहले 3rd नंबर पे थी उसमें से मैंने 9 कॉमन लिया, यानी कि ये 3 इंटू 3 9 ये कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा q, और ब्रैकेट मेरा एज इट इज पड़ा है 3q प्लस 1 अनइफेक्टेड। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने दोनों टर्म्स में से एक साथ 9 बाहर ले लिया, प्लस 1 जो मेरा सिंगल टर्म था, कांस्टेंट टर्म था, वो अभी एज इट इज पड़ा है, उसके साथ मैंने कुछ भी नहीं किया। अब बच्चों देखो ये जो मेरा लार्जर ब्रैकेट है इसके अंदर एक नई टर्म बन रही है, q इंटीजर है, q का क्यूब भी इंटीजर है, इसको इंटीजर से मल्टीप्लाई करी तो इंटीजर है, इसी तरीके से ये पूरी टर्म भी इंटीजर है, और उन दोनों टर्म्स का सम इंटीजर बनेगा, तो क्यों ना मैं उसे एक नया इंटीजर एज्यूम कर लूँ, यानी कि मैंने एक नया इंटीजर एज्यूम करा m विच इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस q टाइम्स 3q प्लस 1। ऐसा करते ही बच्चों मैं अब इस m की वैल्यू पिछली इक्वेशन में रख सकता हूँ, इम्प्लाइज a क्यूब वुड बी 9 टाइम्स पूरे ब्रैकेट का वैल्यू मैंने क्या रख दूंगा m, 9 टाइम्स m प्लस 1। आपने देखा जो इतना बड़ा था वो शॉर्ट हो गया है, बहुत छोटा हो गया है, और 9m प्लस 1 फॉर्म बन गया है, वही तो आपको क्वेश्चन में सेकंड फॉर्म पूछी गई थी। तो केस 1 और केस 2 से मैंने 2 फॉर्म बना ली है। अब बच्चों केस 3 बनाता हूँ, आखिरी केस में देख लेता हूँ, यानी कि केस 3। केस 3 में मुझे आखिरी जो मुझे रिमाइंडर अज्यूम करना था वो करूँगा, जो कि है 2। r की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 1 में पुट कर चुका हूँ, आखिरी में r की वैल्यू 2 पुट करनी है। दैट मीन्स मेरी जो मेन इक्वेशन है इट विल टर्न अराउंड a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। मुझे फिर से वही करना है, क्वेश्चन में मुझे a नहीं पूछा है, a का क्यूब पूछा है, दैट मीन्स मुझे दोनों साइड क्यूब करना है। तो a क्यूब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 3q प्लस 2 का होल क्यूब। फिर से बच्चों वही फॉर्मूला x प्लस वाई का होल क्यूब, तो इसको फिर से मैं उसी तरीके से एक्सपेंड कर देता हूँ बच्चों आपके लिए। लेफ्ट हैंड साइड में a क्यूब है, राइट हैंड साइड में 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ व्हाट x जो कि है 3q, y जो कि है 2, और ब्रैकेट के अंदर 3q प्लस 2। फिर से बच्चों आपको 3 अलग अलग टर्म दिख जाएगी, एक ये टर्म और एक ये बड़ी सी टर्म। आपको करना क्या है, आपको पता है कि आपको 9 कॉमन निकालना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है जो कि पिछले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 4 के लास्ट केस में भी हमने किया था, कि अब की बार कांस्टेंट जो है ये देखिए 2 का क्यूब, ये क्या बन रहा है 2 का क्यूब, ये हमारे पास एक बड़ी वैल्यू बन रही है, तो उसको हो सके तो उसमें से कुछ कॉमन लेना है। अभी यहाँ पे 8 बन रहा है, तो चलो मैं इसको देख लेता हूँ कैसे करना है। यहाँ से बनेगा 27 का क्यू क्यूब, 27 क्यू क्यूब, और इस वाली में से देखूं तो 18 टाइम्स क्यू 3q प्लस 2, और लास्ट में इसको लिख देता हूं कांस्टेंट टर्म को 8। तो 8 में तो 9 नहीं ले सकता कॉमन, उसको तोड़ने का भी कोई फायदा नहीं है अभी इस क्वेश्चन में। हमें यहाँ से 2 टर्म्स में से 9 कॉमन लेना है, तो फर्स्ट टर्म में से 9 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या बचेगा 3q क्यूब प्लस, सेकेंड टर्म को मैं एक्सपैंड नहीं करूँगा बच्चों, ये बाहर से 9 कॉमन ले लूँगा, तो अंदर बचेगा 2q 3q प्लस 2, ये मेरा लार्जर ब्रैकेट।
प्लस 8 मेरा एज इट इज़ पड़ा है। अब की बार मुझे क्या करना है बच्चों, जो लार्जर ब्रैकेट की वैल्यू उसको देखना है। q जो है इंटीजर है, उसका क्यूब इंटीजर ही रहेगा, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म भी इंटीजर और सेकंड टर्म भी इंटीजर। इंटीजर और इंटीजर का सम करेंगे तो इंटीजर ही मिलने वाला है। तो क्यों ना उसे एक नया इंटीजर एज्यूम कर लें m की वैल्यू क्या होने वाली है बच्चों, पूरा ये जो लार्जर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये पूरे को मैं m एज्यूम कर सकता हूँ, वेयर m इज एन इंटीजर। आपको ये मेंशन करना ज़रूर है कि m जो है वो इंटीजर है। अगर मैंने m की वैल्यू पूरी एज्यूम कर ली है तो पिछली वाली इक्वेशन में मैं m की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, इम्प्लाइज a क्यूब वुड बी 9 टाइम्स m प्लस 8। और यही तो बच्चों आपका आखिरी फॉर्म था। तो बच्चों आपने देख लिया इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर फ्लो होता है, उस फ्लो को फॉलो करते जाइए और आपकी हर फॉर्म बनती चली जाएगी। तो बच्चों इस सेशन में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ। अंटिल देन क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।